धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 11 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ पर्सनल चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूं जिनका इस खबर से, बुलेटिन से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, धाकड़ खबर से ज़रूर ताल्लुक है। एक शेर है, शायर का नाम मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं लूँगा भी नहीं। उल्टा सीधा मोदी जी तो हूँ नहीं कि खड़ा होकर पार्लियामेंट में कह दूँ कि गालिब का फलाना शेर है। शेर ये है कि बुलंदी पे पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पे पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पे ठहरना कमाल है। आप लोगों के बीच आज धाकड़ खबर की जो उपस्थिति है, जो मौजूदगी है, उसको बनाए रखना आसान काम नहीं है साहब। कोर्ट बुलेटिन रोज सारे सामने धरना मामूली बात थोड़ी है जी। ढूंढ ढांड के लाना, खंगाल के रखना ना करो तो फ़ोन बजाने लग जाए लोग कि हैं जी आज क्या हुआ जी, कोर्ट बुलेटिन तो रहा है जी, क्या हुआ जी, आज तो आपने कोई खबर ही ना करी जी। ये तमाम दुश्वारियाँ आती हैं क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, भोपू मीडिया के दलाल चाटुकार या दंगाई पत्रकार नहीं हैं कि ये खबर भी आपको पूरा लिप पुत के सुनाने आए कि हमारे देश के 20 फौजी शहीद हो गए हैं और उनमें से कई के साथ चीन के फौजियों ने बहुत बुरा व्यवहार किया है, उनके कई के चेहरे पहचानने लायक नहीं छोड़े हैं। खैर जाने दीजिए, शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। फर्जी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पेश करने वाले कैदी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का अदालत ने आदेश सुना दिया है। काफ़ी दिलचस्प खबर है। बता दें आपको, 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसके बाद तमाम अदालतों ने ऐसे मामलों में लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया जिनको रिहा किया जा सकता था, ताकि जेलों से भीड़ कम की जा सके और कोरोना फैलने से रोका जा सके। ऐसे ही एक शख्स था, उसको जमानत दे दी, बाहर निकला, भाई साहब मर्डर कर दिया, डकैती डाल दी, लूट कर दी, फिरौती कर दी, जम के अपराध करा जी। कह रहा जेल में तो बंद है ही, बाहर आए तो कुछ तो कर लें, वो कर लिया। उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया, तो उसने भी साहब कोरोना का इस बार जो है पूरी तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। एक रिपोर्ट पेश कर दी, कह रहा साहब देखो जी, मुझे तो कोरोना है जी, मुझे जेल में रख के क्या करोगे, मुझे तो फिर से जमानत पर रिहा कर दो, बाहर ही रहने दो मुझे। लेकिन यहाँ जो पटियाला हाउस कोर्ट के जज थे, जिनका नाम धर्मेंद्र राणा बताया जाता है, उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट जांच कराई तो पता चला कि रिपोर्ट फर्जी है। तो उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ फ़ौरन एक धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जाए और उसी जगह पे केस दर्ज किया जाए जहां से इसने इस तरीके की रिपोर्ट तैयार करवाई है। रिपोर्ट तैयार करने वाले या इसके गैंग में शामिल या और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और इस बारे में जल्द से जल्द एक रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की जाए। तो है ना कलाकार आदमी, फर्जी रिपोर्ट लेके ही आ गया, कोरोना चल रहा तो जी कोरोना की एक रिपोर्ट ही लेकर चलूँ और उसी को जज साहब को दिखा दूंगा और हमारा तो काम हो ही जाएगा। और कोर्ट का हाल आप ही जानते हैं, कोर्ट में कोई आदमी जाके खड़ा हो जाए, साहब जी मैं तो टूटा हूँ जी, मेरा हाथ टूट रहा जी, मैं तो लंगड़ा हूँ जी, मेरा पैर टूट रहा, तो जज कहे भाई मुझे ना दिखता, सीएमओ से लिखवा के ला, डॉक्टर से, जिम मानेंगे तेरा पैर टूट रहा कि नहीं, हाथ टूट रहा, और फिर उसके बाद तुम्हारे सामने सबूत खड़ा हो। हम नहीं जानते, हम नहीं देखते, हम तो कागज़ देखे हैं भाई, उस पर लिख रहा टूटा हुआ, टूटा या लंगड़ा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मानसिक रोगियों की कोरोना जांच कराने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि जो बेसहारा बेघर मानसिक रोगी हैं, जिन्हें आप लोग जानते होंगे, सड़क पे लोग घूमते रह रहे, अरे ये तो पागल हैं, इस तरीके से जिनको बोलते हैं, तो ऐसे लोगों की कोरोना जाँच कराने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की गई, जिसमें हवाला दिया गया कि साहब आपने 9 जून को सुनवाई करते हुए कहा था कि मेंटल हेल्थ के मामले में दिल्ली सरकार सजगता से काम करे, लोगों का ध्यान रखे, लेकिन आपके उस आदेश के बावजूद भी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब कोर्ट के अंदर जब ये पिटीशन दाखिल की गई तो कोर्ट ने भी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब तलब कर लिया और इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी 9 जुलाई। 9 जुलाई को भी इस पर कोर्ट सुनवाई करेगा। पिटिशनर का जो आरोप है वो यही है कि 9 जून को हाईकोर्ट ने मानसिक तनाव के मामले में जो सलाह दी थी सरकार को, जो निर्देश दिए थे सरकार को, उस पर सरकार ने कोई अमल नहीं किया। अब सरकार तो भाई अच्छे खासे आदमी का कोरोना ना करा रही, जो जाके बोल रहा साहब मेरा कोरोना कर लो, हमारे घर वालों का कोरोना जांच कर लो। अब ये तो बेचारे पागल से घूम रहे हैं, जिन्हें लोग पागल बोलते हैं, तो उनका कहाँ कराएगी, उनकी कहाँ होश है। सोचिएगा कभी इस बारे में। जिसे रोता हुआ ना दिख रहा उसे सड़क पर पड़ा हुआ कोई दिखेगा क्या जी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। शर्जील इमाम को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था, हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई कंप्लीट कर ली गई है और बताया जा रहा है कि 28 जून के बाद इस मामले में, या 28 जून को हो सकता है संडे के दिन भी इस मामले में फैसला सुना दिया जाए।
मामला क्या है थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। जेएनयू के स्टूडेंट है, नाम है शर्जील इमाम, उन पर भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज है। उस मामले में दिल्ली पुलिस को 60 से 90 दिन के भीतर जी चार्जशीट दाखिल करनी थी। चार्जशीट मतलब हिंदी में बात करें आरोप पत्र दाखिल करना था, लेकिन आरोप पत्र तो दाखिल ना करवा रही दिल्ली पुलिस। अब जी आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पा रही तो उसे जमानत भी नहीं मिल रही। उसने कहा निचली अदालत से भैया हमें जमानत दे दो, तो निचली अदालत ने जमानत तो उसे ना दी, लेकिन पुलिस पहुंच गई निचली अदालत में और उसने जाके कहा कि जी हमें थोड़ा सा टाइम और दे दो, आरोप पत्र हम बाद में दाखिल कर देंगे। कोर्ट ने कहा अच्छा भाई ठीक है, तुझे 60 दिन का 90 दिन का और टाइम दे रहे, कर ले जा, आराम से जांच करके ले आइयो, कोई देरी ना हो रही, पड़ा रहने दे सब को जेल में, कट करो, कोई देरी ना हो रही, उसके बाद काट लेना, पड़ा रहने दे शर्जील इमाम को जेल में, कौन सा बाहर जाके कुछ करेगा, अभी तो कोरोना लॉकडाउन ही तो लागू हो रहा। तो ये पहुंच गए उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और इन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की और निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी और कहा निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई जाए। जो पुलिस को वक्त दिया गया, समय दिया गया 60 से 90 दिन का और कि वो जांच करके चार्जशीट दाखिल करे, उसको रोक लगाई जाए उस पर और मुझे ज़मानत दी जाए। इस मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया गया। दिल्ली पुलिस ने भी अपना जवाब दाखिल कर दिया है कोर्ट के अंदर। बताया जा रहा है कि इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है क्योंकि शर्जील इमाम के वकील का कहना यह है कि अगर हमारे खिलाफ कोई सबूत होता तो पुलिस जल्दी से जल्दी चार्जशीट दाखिल कर दी। आप देख ही रहे दिल्ली दंगे वाले मामले में कूद कूद के चार्जशीट कर रही, लेकिन वो जो डीएसपी आतंकवादियों को लेकर घूम रहा था और जो आतंकवादी दिल्ली उड़ाने की फिराक में घूम रहे थे उनके मामले में चार्जशीट न दाखिल हुई बात दिल्ली पुलिस से, तो वो तो छूट रहा है जमानत पर। हालांकि एक ही मामले में छुट्टा, बाहर तो आने का नहीं, दूसरा मामला भी है उस पर भी। ऐसे ही यहाँ इनके मामले में भी सबूत ना होंगे तभी तो देर कर रही, नहीं तो दिल्ली दंगे में दह दनादन चार्जशीट दाखिल कर ही जा रही। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी दिलचस्प खबर है, देखनी चाहिए आपको। जमानत मिलते ही पुलिस ने फिर से एक बार फैजल फारूक को गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट के सामने पेश करा और कोर्ट से कहा साहब हमें इसका रिमांड दे दो जी, 4 दिन हम इससे पूछताछ करेंगे। कोर्ट ने पूछा भाई क्या है मामला, किस मामले में तुम्हें इसका रिमांड चाहिए? तो कहा साहब 4 महीने पहले जब दिल्ली में दंगा हुआ था उस दौरान इसके खिलाफ एक FIR और दर्ज हुई थी, उसमें इसका नाम और है, हमें इससे पूछताछ करनी। कोर्ट ने पूछा क्यों भाई, 20 जून को ही तो जेल से छुटाए हो, अभी तो हमने जमानत दी इसको, तब से क्यों नहीं इससे पूछताछ कर ले रहे थे? और ये फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा ये नौटंकी बंद करिए, हम आपको कस्टडी नहीं देंगे, रिमांड में नहीं देंगे और फैजल फारूक को भेज दिया जेल। अब फैजल फारूक की बात कर लेते हैं, ये कौन है? दिल्ली के अंदर जो शिव विहार इलाका है वहाँ पे राजधानी पब्लिक स्कूल है, उसके ये मालिक है। दिल्ली पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, इन पर आरोप लगाया कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के जो खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका है वहाँ से देवबंद से बहुत सारे लोग बुलाए और दंगा करवाया, अपनी स्कूल की छत के ऊपर गुलेल के जरिए पेट्रोल बम फेंकवाए, तमाम तरीके की चीज़ें की, इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। लेकिन इनको जमानत पता किस ग्राउंड पर मिली थी? मैंने आपके सामने रखा था कोर्ट बुलेटिन में पहले। पुलिस ये साबित नहीं कर पा रही थी कि क्या ये घटना के समय घटनास्थल पे थे। कोर्ट ने यही तो पूछा भाई ये तो साबित कर दे, ये घटनास्थल पे था, जब तो घटना कर रहा होगा, जब ये घटनास्थल पे ही नहीं था तो क्या घटना कर रहा था, ये तक साबित नहीं कर पाई थी, तो उनको जमानत दे दी। अब जमानत मिली तो भाई पुलिस है भाई दोबारा पकड़ के लेगी, क्या लेगी जी एक और मुकदमा दर्ज है इस पर, तो वह वाले मामले में इससे पूछताछ करनी। कोर्ट ने कहा पूछताछ तो ना करने देंगे, पर तो गिरफ्तार कर लाया, तेरा अधिकार था, तूने पर्चा काट दिया, दाखिल दिखा दिया, चालान कर दिया, हम तो इसे जेल भेजेंगे। अब इस मामले में भी इनको जमानत लेनी पड़ेगी। लेकिन दिल्ली पुलिस का ये चरित्र आप देखिए कि कैसे चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। 4 महीने से एक शख्स जेल में पहले से बंद था, उस वाले मामले में अब जाके कह रही दिल्ली पुलिस कि जी हमें इससे पूछताछ करनी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये खबर भी सेम वैसी है लेकिन आ रही है उत्तर प्रदेश से, और भाई उत्तर प्रदेश से आ रही तो धांसू खबर तो है। वहाँ तो आदित्यनाथ योगी जी बैठे, कोई हल्के फुल्के आदमी थोड़ी बैठे, और जगह के मुख्यमंत्रियों की तरह थोड़ी हैं, और जगह के मुख्यमंत्री तो बाद में जागे, आदित्यनाथ योगी सबसे पहले जागने वाले मुख्यमंत्री हैं जी। देख लो ना, प्रधानमंत्री भी सबसे पहले भारत को आत्मनिर्भर बनाने कहाँ पहुँचे? यूपी के अंदर पहुँचे, कहीं और ना पहुँचे जी, तो सबसे आगे रहते हैं। तो जमानत मिलने लगी तो आजम खां के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई कर दी तेज़। जी हाँ, आजम खां को आप जानते होंगे, रामपुर के बड़े नेता हैं, जौहर अली यूनिवर्सिटी के निर्माता हैं, उन्होंने उस यूनिवर्सिटी को बनाया है। 2019 में उन्होंने एक कमाल क्या कर दिया, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जयाप्रदा को क्या हरा दिया, उनकी जान मुसीबत में आ गई। उनके खिलाफ 100 के करीब मुकदमे दर्ज कर दिए गए। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जो वहाँ की शहर के विधायक हैं, उन्हें भी उनके साथ जेल डाल दिया। उनका बेटा जो अब्दुल्ला आजम वो भी विधायक है, उनको भी जेल डाल दिया। और तीनों को तीनों रामपुर की जेल में भी ना रख रहे जी, सीतापुर की जेल में रख रहे। भाई रामपुर में ना रखने के, आजम खां को दूसरी जेल में रखो, रामपुर के भीतर रखेंगे तो हो सकता है लोग ज़्यादा मिलने पहुंच जा। वैसे कोरोना के चलते मिलने तो कोई जा नहीं पा रहा, जेल में डाल रखा। अब कुछ मामलों में इनको जमानत मिलने लगी है, पीछे आपने खबर देखी होगी।
के कई मामलों में जमानत मिल गई। तो पुलिस ने क्या किया, दैत दनादन अभी हाल फिलहाल में 40 मामलों में इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। कैसे कैसे की है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। इनके खिलाफ 40 मामलों में चार्जशीट दाखिल की है, इनकी पत्नी के खिलाफ 32 मामलों में चार्जशीट दाखिल की है और उनके बेटे के खिलाफ 42 मामलों में चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस चाह रही भाई भीतर से बाहर ना आ जा। आदित्यनाथ योगी ने कह रखा होगा आजम खां बाहर ना आ जा। एक पुलिस वाले से ऐसे ही हमारी बात हुई, एक दरोगा था शिव चौकी का, कहने लगा देखा हमारे योगी जी ने क्या किया। हमने कहा तू तो पुलिस वाला है, पार्टी का कार्यकर्ता थोड़ी है यार, उस तरीके से सभ्यता में बात कर। लेकिन हो जाते हैं ना बहुत से लोग कि नहीं देखा आजम खां को जेल डलवा दिया योगी जी ने। मैंने कहा जाओ, तुम्हारी सोच ये है तो किस तरीके की तुम पुलिसिंग करोगे। तो ये मानसिकता सबके दिमाग में भर रखी है। लोग बड़े खुश हैं कि आजम खां को योगी जी ने जेल डलवा दिया। तो कैसे कैसे कुछ मुकदमे हैं, थोड़ा उन पर नज़र डाल लेते हैं। इन पर जो मुकदमे हैं किस किस तरीके के हैं। 2019 के बाद से उन पर ये मुकदमों का सिलसिला शुरू हुआ। ज़मीन कब्जाने के करीब इन पर 60 मुकदमे दर्ज किए गए। ज़मीन कब्जाने के कि भाई साहब ज़मीन कब्जा के इन्होंने यूनिवर्सिटी बना ली है, उसके अलावा कई मकान ढा के इन्होंने कब्जा कर लिया जी, वो भी एक मुकदमा है इनके खिलाफ। धोखाधड़ी के और मारपीट करने के भी इनके खिलाफ 13 मुकदमे हैं जी। और इसके अलावा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने या आपत्तिजनक भाषण देने के भी इनके खिलाफ 15 मुकदमे दर्ज हैं। कुल मिलाकर ये 80 से ज़्यादा और 100 के करीब मुकदमे बनते हैं। धीरे धीरे करके इन सब में चार्जशीट हो चुकी है। 30 में पहले होगी थी, 40 में अब होगी, 10-15 बाकी रह रहे हैं, उनमें भी पुलिस कर देगी। आजम खां को बाहर ना आने देने की पूरी कोशिश में लगी पड़ी योगी जी की पुलिस है, यूपी की पुलिस है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से खबर हमारे पास आ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। कट ऑफ मेरिट से भी ज़्यादा नंबर आने पर यानी कि अंक आने के बावजूद भी इन लोगों को क्यों चयन सूची में शामिल नहीं किया गया। बता दें आपको 2018 में 18,261 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती निकली थी, उसमें इन लोगों ने हिस्सा लिया था। बाद में जब कट ऑफ आई तो इनके नंबर उससे ज़्यादा थे, लेकिन इनको फिर भी चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ये पहुँच गए हैं। इसमें SC ST OBC जनरल सभी कैटेगरी के जो हैं इसमें ये लोग हैं और इन्होंने कहा है कि साहब ये देखिए हमारे पास सबूत है, कट ऑफ से ज़्यादा हमारे नंबर हैं, फिर भी हमें इसमें दाखिला नहीं मिला है, हमारा चयन प्रक्रिया में हमें हिस्सेदार नहीं बनाया गया है, धांधली की गई है। तो इस पर कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है पुलिस भर्ती बोर्ड से। अब पुलिस भर्ती बोर्ड अपना जब जवाब रखेगा, हमारे सामने भी ये खबर आ जाएगी तो हम भी तारे सामने रख देंगे। फिलहाल इस मामले को जो सुन रहे जस्टिस JJ मुनीर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो हैं वो इस मामले को सुन रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से खबर आ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। कोरोना महामारी के बीच फ़ोन कॉल जो है बंद नहीं होना चाहिए, मैसेज जो है बंद नहीं होना चाहिए, इनकमिंग तो कतई ना बंद हो जी, ये मांग करते हुए एक पिटीशन दाखिल की गई। लेकिन कोर्ट ने कहा भैया हम तो न सुनते इसे, कंपनियों का खर्चा नहीं है क्या, वो अपनी दुकान कैसे चलाएंगे। और ये कहते हुए कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस DN पटेल की कोर्ट में ये मामला पहुंचा था, उनके साथ प्रतीक जलन इस पूरे मामले को सुन रहे थे। उन्होंने सिरे से यही कहा कि कंपनियों का भी अपना खर्चा है, हम ऐसा कुछ लागू नहीं कर सकते। बता दें आपको, जैसे महीने का रिचार्ज होता है उसके बाद कुछ दिन के लिए इनकमिंग चलती है, फिर इनकमिंग भी बंद हो जाती है। यहाँ ये कहा गया था कि पड़े इंटरनेट मत दो, लेकिन इनकमिंग कॉल चालू रहने दो, मैसेज की सुविधा चालू रहने दो, ये तमाम सुविधाएँ कम से कम चालू रहें, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते लोग बहुत बेहाल हैं, बदहाल हैं, उनके पास पैसे तक नहीं है, दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। कम से कम ये कंपनियां रात दिन कमाती हैं, चाहे वो सरकारी हों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हों और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हों, वो सब कमाती हैं। इसलिए कम से कम इंटरनेट भले ही ना दें, लेकिन फ़ोन का और मैसेजेस की सुविधा ज़रूर दें। लेकिन कोर्ट ने सुनने से साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि उनके भी खर्चे हैं, हम कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकते। ये भी दिल्ली हाई कोर्ट से है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। कस्टम विभाग ने बहुत सारी PPE किट पकड़ ली, बहुत सारे मास्क पकड़ लिए। अब इस आदमी को एक भूत सवार हुआ और पहुंच गया भैया दिल्ली हाई कोर्ट जाके कहा साहब ऐसा है, हमारे पास खबर है कि कस्टम ने बहुत सारी PPE किट बरामद कर ली हैं, जब्त कर ली हैं, बहुत सारे उनके पास मास्क हैं, हम चाहते हैं ये मास्क ना पुलिस वालों को दे दो, डॉक्टरों को दे दो, सफाई कर्मचारियों को दे दो, PPE किट उन्हें दे दो। तो ये तमाम चीज़ें उनमें बंटवा दो ना, ये अपने कब्जे में रख के क्या करेगा उनका, अगर इन्हें जब्त कर ली हैं वे। तो कोर्ट ने कहा भैया हम इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं कर सकते हैं। ये किसकी संपत्ति है, कहाँ से बरामद हुई है, ये केस संपत्ति और केस संपत्ति को कैसे किसी में बंटवा दिया जाए, इसको ऐसे ही निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ऐसे इसमें कोई फैसला नहीं सुनाया जा सकता है। कोर्ट की बात भी जायज़ है भाई, पकड़ा किसी का तो केस होगा, कल को कोई क्लेम करने आ गया फिर क्या होगा जी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
बिजनौर से खबर आ रही है कि बिजनौर की कोर्ट ने इंडोनेशिया के 8 जमातियों को शर्त के साथ जमानत पर रिहा कर दिया है। एडीजे थर्ड जो कोर्ट थी, वहाँ के जो जज साहब हैं जिनका नाम है संजीव पांडे, उन्होंने इंडोनेशिया के 8 जमातियों को शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया है। सबसे पहली शर्त क्या है, भैया अपना पासपोर्ट यहाँ जमा करवा दो, जीप जात हमें जमानत मिलेगी। तो इस शर्त के साथ उनको जमानत दे दी। लेकिन पुलिस के मुंह पर एक बार फिर करारा तमाचा लगा, क्योंकि पुलिस पहुंची और जाके कहने लगी, माई बाप कुछ टाइम से और दे दो जी, हम ना पर्चे काट रहे केस डायरी के। पर्चे काटने समझते हैं ना, पुलिस जो लिखती पड़ती है उनको पर्चा काटने बोला जाता। अब मैं तो पत्रकार रहा हूँ ना, तो मैं तो आसानी से समझ जाता हूँ पर्चा क्या। आप लोग सोचते हो ये पर्चा वर्चा क्या बता रहा है, कोई पर्चा अखबार छप रहा है क्या? नहीं, उसको पर्चा काटना बोलते हैं कि हम केस डायरी अगले हफ्ते या कुछ दिनों बाद पेश कर देंगे आपके सामने, और जो आप कह रहे हैं वो तमाम चीज़ें भी आपके सामने पेश कर देंगे। उन्होंने कहा ये दोबारा पेश करने का जो झगड़ा है ना, इसे अपने पास रखो, मैं तो इन्हें ज़मानत पर रिहा करूँगा। और उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया। बता दें आपको, नगीना पुलिस ने 30 मार्च को इन लोगों को एक मस्जिद से गिरफ्तार किया था और उसके बाद इन पे बहुत सारी धाराएं जैसे जगह जगह लगी वही धाराएं लगा के इनको जेल में डाल दिया था। लेकिन अब अदालत ने इनको शर्तों के साथ जमानत पे रिहा कर दिया, क्योंकि पुलिस अभी तक इनके खिलाफ कोई सबूत, कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पा रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से खबर आ रही है, निजी स्कूलों की फीस पर रोक लगाने से, यानी कि फीस वसूली पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जो पिटिशनर है उसने जो तथ्य पेश किए हैं वो अपर्याप्त हैं, यानी कि पर्याप्त नहीं है। पूरे उसने तथ्य पेश नहीं किए, जिसके आधार पे पूरे इस मामले को सुनना, एंटरटेन करना इस आदमी को ठीक नहीं लगता है, और ये कहते हुए उसकी पिटीशन को खारिज कर दिया। पिटिशनर ने कहा था कि जब स्कूल बंद हैं तो ऐसे में छुट्टियां ही समझ लीजिए, जब छुट्टियां हैं तो वो क्यों ट्यूशन फीस वसूल रहे हैं, वो क्यों एनुअल फीस वसूल रहे हैं, तमाम तरीके की चीज़ें क्यों वसूल रहे हैं, और यही सब पर रोक लगनी चाहिए, ये मांग करते हुए उसने जो है हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की थी और कहा था कि आप सरकार को एक आदेश जारी करें, निर्देश जारी करें। लेकिन हाईकोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि आपके द्वारा पेश किए तथ्य अपर्याप्त हैं। आखिरी खबर दिल्ली हाईकोर्ट से है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। टीचर्स को भी समझा जाए कोरोना योद्धा, वो भी कोरोना योद्धा हैं, सैलरी नहीं देना उनकी बहुत ही अफसोसनाक है। बता दें आपको, दिल्ली उत्तरी नगर निगम के अंदर पिछले 4 महीने से टीचर्स को सैलरी नहीं दी जा रही है। ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी कर दिया है और उस पर जवाब तलब किया है। टीचर्स को सैलरी न मिलने के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि टीचर्स भी कोरोना योद्धा हैं और समाज का सबसे सम्मानित ये वर्ग होता है और समाज को आगे ले जाने की इसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। लेकिन कोरोना के दौर में जिस तरीके से इनसे काम लिया जा रहा है उससे भी ये इनकार नहीं कर रहे हैं, हर काम करने को तैयार हैं, लेकिन इनकी सैलरी ना दिया जाना बहुत ही अफसोसनाक है। 29 जून की तारीख तय की गई है, देखते हैं दिल्ली हाईकोर्ट इसमें क्या फैसला सुनाएगा और क्या दिल्ली हाईकोर्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम MCD अपनी बेशर्मी, बेहयाई, बेगर्ती छोड़ के इन टीचर्स को जो है सैलरी देगा। इनके नाम के तो फूल भी नहीं बरसाए जी, डॉक्टरों के नाम के तो फूल बरसा दिए, सफाई कर्मचारियों पे भी लोगों ने फूल डाल दिए, पर किसी टीचर पे फूल भी ना डाल ले, कम से कम इन पे फूल तो डाल दिए होते। इन्हें कम से कम नू तो तसल्ली होती कि हमारा भी सम्मान किया जा रहा कि नहीं किया जा रहा। कोर्ट कह रहा कि ये भी कोरोना योद्धा है, कोई और सा तो कहता है ना सुन रहा जी। मोबाइल पे जो बड़े बाजा सा बजे उसमें भी पुलिस का जिक्र करें, उसमें भी बात करें सफाई कर्मचारी की, उसमें डॉक्टर की बात करें, टीचर की तो वह अभी कोई बात नहीं कर रहे। कम से कम उस रिकॉर्डिंग में एडिट कर दो, टीचर्स की भी बात करनी शुरू कर दो और पत्रकारों की भी बात करो जी। पत्रकार भी तो कोरोना योद्धा है, सड़क पर जा जाके खबर ला रहा, अकरम रईस खान के अलावा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलसते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।